शुभंकर का शुभंकर का मतलब होता है कि कोई भी गेम्स होंगे ना जो, तो उस गेम्स के लिए आता है। ओलंपिक होंगे तो कोई भी गेम्स होंगे तो सबसे पहले शुभंकर होंगे। कर दो लाइव। दे। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन हैं। एक बार बताएंगे मेरे दोस्त, आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं एक बार बताएंगे। सावन सिंह, नवीन कुमार सिंह, नितिन कुमार सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। सर्वेश, अर्चना सिंह, विकास चपराना, अंकिता सैनी, अनुराग यादव, बहुत शानदार दोस्त। प्रश्नों को कर रहे होंगे बच्चे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम हर एक दिन में हर एक्ट के बेस्ट 25 क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? हर एक्ट के बेस्ट 25 क्वेश्चन होंगे। डेली क्लास होनी है आपकी, डेली क्लास होगी। क्या बोलेंगे? सभी लोग बोलेंगे एक साथ, डेली क्लास होनी है। जिस दिन क्लास नहीं होगी मैं पहले आपको बता दूंगा। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूं कि आपकी क्लास कब नहीं होगी। आपकी क्लास फ्राइडे को नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट वीक ये मंडे टू फ्राइडे होगी। डेली क्लास रात 11 बजे होगी। और बच्चे, अभी आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई की परीक्षा बिल्कुल नजदीक आने वाली है, बिल्कुल नजदीक होगी। तो डेली एक एक्ट लेकर के आऊंगा, 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा। आपको टारगेट दूंगा डेली कि कल मैं क्या कराने वाला हूं। आप लोगों को पढ़ करके रहना अच्छे से। जैसे मैं कल का आपको अभी टारगेट दे देता हूं दोस्त। कल हम कर रहे होंगे यातायात अधिनियम, यानी चिन्हों को, यातायात अधिनियम के आने वाले प्रश्नों को, यातायात अधिनियम। कल का क्या टारगेट है आप सभी लोग बोलेंगे एक बार। यातायात अधिनियम कल हम कर रहे होंगे। कोई दिक्कत? यातायात अधिनियम को। बहुत बढ़िया दोस्त। अब प्रश्नों को आप लोग पढ़ेंगे और आप लोग टॉपिक पहले से ही समझ चुके थे, पढ़ भी चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से जवाब देने। मैं आपको बहुत सारी एडिशनल चीजें बताऊंगा ताकि आप लोग खुद को और बेहतर पाएं और अच्छा महसूस करें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। मानव के क्या अधिकार है? आप लोग जब बच्चे पढ़ते हैं पॉलिटी को, तो आप पढ़ते होंगे संविधान का भाग 3 और भाग 4। भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताता है। तो यहाँ क्या है? व्यक्ति के अपने अधिकार बताए गए हैं, व्यक्ति के अपने अधिकार बताए गए। और मौलिक अधिकारों में क्या होता है? जैसे कि मैं बात करता हूं आपको कि जीवन की स्वतंत्रता होती है और आपकी साथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति यानी आपके विचारों को जो आप प्रकट करते हैं उसकी स्वतंत्रता आपके पास है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रताओं में ये कॉन्सेप्ट कहां से चला? ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यूएन का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? यूएन का कॉन्सेप्ट है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है अधिकारों की? आप सभी जानते हैं कि ये जब इंग्लैंड के राजा थे जिन्होंने अपना मैग्ना कार्टा जारी किया 1215 में, जिन्होंने सबसे पहले मूल अधिकारों की बात उठाई थी कि भाई मूल अधिकार नाम की भी कोई चीज होती है, तो 1215 में। कब? 1215 में। इसी को यूएन ने आगे बढ़ाया। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब से हुई आपकी बोलेंगे? 10 सितंबर। आंसर करेंगे। मानवाधिकार गलत लिखा है, थंबनेल पे गलत लिखा है। हाँ, मानवाधिकार लिखा हुआ। बहुत बढ़िया दोस्त, गजब। मानवाधिकार होगा, मानवाधिकार, मानव प्लस अधिकार होगा। कोई बात नहीं, चलो क्या बोलेंगे आगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? क्या बोलेंगे? 10 दिसंबर से। कब से मनाया जाता है? 10 दिसंबर से। 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर वर्ष कौन सा था? 1948। और 1948 से ही हर वर्ष हम मनाते हैं किसको दोस्त? हर वर्ष मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है। अब यूएन की बात करते हैं। यूएन क्या कहता है? यूएन क्या कहता है बच्चा? यूएन की बात को समझना। 1948, 10 दिसंबर 1948। यूएन का क्या कहना है? तो यूएन लेकर के आता है एक मानवाधिकार घोषणा पत्र। इसी तारीख को क्या आया? यूएन का मानवाधिकार घोषणा पत्र आता है। यूएन मानवाधिकार घोषणा पत्र। और उस मानवाधिकार घोषणा पत्र में यूएन ने क्या कहा? उसमें उसने 30 घोषणाएं की। बोलेंगे कितनी घोषणा की गई थी? घोषणा पत्र में 30 घोषणा की गई थी। और इन 30 घोषणा को किया गया था 30 आर्टिकल के माध्यम से, 30 अनुच्छेदों के माध्यम से। और इन 30 अनुच्छेदों में क्या बताया उन्होंने? यानी उन्होंने बताया व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में। 4 प्रकार के अधिकार बताए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। समझना दोस्त, 4 प्रकार के कौन से थे? एक तो पर्सनल हो गए, व्यक्तिगत अधिकार। इसकी बात की व्यक्तिगत मानवाधिकारों की बात की। व्यक्तिगत मानवाधिकार कितने अधिकारों की कुल बात की? 4 व्यक्तिगत मानवाधिकार। एक हो गए सामूहिक मानवाधिकार। कैसे? ग्रुप, सामूहिक मानवाधिकार हो गए।
नंबर 3 बात की उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की। किसकी? राजनीतिक मानवाधिकार क्या होंगे? राजनीतिक मानवाधिकार क्या होंगे? फिर उन्होंने बात की चौथी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक। सामाजिक, नोट करेंगे, सामाजिक आर्थिक एवं क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक। सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की बात की। चौथे अधिकार कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की बात की गई। और इन्हीं के लिए उन्होंने बच्चे अपना एक संविदा लेकर के आए, यानी संहिता भी लेकर के आए। जैसे मैं बात करूं व्यक्तिगत अधिकारों के लिए, किसके लिए? राजनीतिक एवं जो राजनीतिक अधिकार थे, राजनीतिक व नागरिक अधिकार संहिता, राजनीतिक व नागरिक अधिकार संहिता यूएन की बात कर रहे हैं, कब आई थी? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए 1966। आंसर करेंगे, आंसर करेंगे दोस्त। यूएन ने राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों के लिए संहिता किस वर्ष लागू की? तो आप बोलेंगे 1966 में। सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए संहिता 1966 में ही लागू करनी थी, लेकिन 1966 की जगह ये लागू की यूएन ने, ये लागू हो पाती है 1976 में। नाम संहिता का 1966 ही है, लेकिन लागू कब हुई थी? 1976 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1976 में लागू हुई थी। कोई दिक्कत? यहां तक। ये बच्चे यूएन की बात करो। अभी मैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बता नहीं रहा। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, 43 धाराएं हैं, वो वहां बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब आ जाते हैं देश पर। तो हमारे देश का कब? आप बोलेंगे कि जी 28 सितंबर को। कब को? 28 सितंबर 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय हमारे देश का जो नेशनल है, मानवाधिकार आयोग एक राष्ट्रीय स्तर पर होता है और एक कहां होता है आपका? राष्ट्रीय स्तर के बाद में क्या बोलोगे? एक होता है जी हमारा कहां? राज्य स्तर पर। तो बोलेंगे कोलकाता, मुंबई या नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संपूर्ण भारत पर लागू है। किस पर लागू है? संपूर्ण भारत पर लागू है। संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, 28 सितंबर 1993 से लागू। कोई दिक्कत? अब दोस्त एक बात आती है, इसी की धारा 1 में इसका विस्तार क्षेत्र बताया गया, धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं। कि धारा 2 में बताया गया है कि आयोग क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है, राष्ट्रीय आपका अनुसूचित जाति आयोग क्या है, उसकी सभी की परिभाषाएं दी गई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है, तो इन सब की परिभाषाएं धारा 2 में। धारा 3 बताती है इसका गठन। धारा 3 क्या बताती है? इसका गठन बताती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसमें बताया गया दोस्त? धारा 3 में बताया गया। ठीक है, और 3 में ही क्या कहा गया है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां होगा? नई दिल्ली होगा। कहां होगा? नई दिल्ली होगा। जीडी के लिए नहीं है दोस्त, समय खराब मत करो, अपनी पढ़ाई करो जाकर के। आप लोगों को जीडी के सिलेबस नहीं पता है, जीडी के लिए नहीं है मित्र, रात को कुछ और पढ़ो। इनमें से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। ये किसका कथन है? क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या एमनेस्टी इंटरनेशनल? क्या बोलोगे? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करती है? मानवाधिकार हित के लिए काम करती है। 1961 इसकी स्थापना की जाती है। कब? 1961 में। 1961 में स्थापना हुई और ये काम करती है कि कहीं शोषण तो नहीं हो रहा है दुनिया में, तो उसी के लिए काम करती है और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाजें उठाती है। और इसी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए 1977 में इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। 1977 में क्या है? इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो आप जानते ही हैं बच्चे, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये देशों के बीच के विवाद के निपटारे के लिए है। और यूएन के जो 6 अंग हैं उनमें से एक प्रमुख अंग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के सिवाय कितने सदस्य होते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और उसका उत्तर विकल्प में नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूं आप लोग क्या बताएंगे। बहुत बढ़िया, 47 मेंबर किसमें बता रहे हैं आप? इसमें सदस्य 47 नहीं बच्चे, 47 सदस्य वो यूएनएचआरसी का कॉन्सेप्ट है। किसका है? यूएनएचआरसी। वो भी मैं आपको बता देता हूं। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, यूएनएचआरसी। स्थापना इसकी हुई थी 15 मार्च 2006 को।
15 मार्च 2006 को। ये यूएन का ही एक पार्ट है और इसमें होते हैं बच्चे 47 सदस्य। क्या होते हैं इसमें? 47 सदस्य होते हैं और इन 47 सदस्यों का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो 4 वर्ष का होता है। कितना होता है? 4 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के सिवाय कितने सदस्य होते हैं? तो बच्चे अगर आप लोगों को इसका गठन पता हो तो गठन में क्या था समझना। गठन में क्या था? एक तो अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? एक अध्यक्ष। पहले का बता रहा हूं मैं आपको, अभी का नहीं। पहले एक अध्यक्ष होता था, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते थे। समझना मेरी बात को, तो सारा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। 4 पूर्णकालिक सदस्य होते थे और 4 होते थे अंशकालिक। 4 कैसे होते थे? अंशकालिक सदस्य होते थे। इस बात का क्या मतलब है? एक जो अध्यक्ष होता था, तो पहले क्या कहा गया था? पहले होता था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कि जो आपका भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा वो अध्यक्ष होगा। यानी मुख्य न्यायाधीश के लिए पहले शर्तें थी और वो होते थे 4 पूर्णकालिक सदस्य। 4 पूर्णकालिक में क्या था? एक तो होता था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो। एक होता था जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, वो इसका सदस्य होगा। एक बोलते थे सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश हो, वो इसका सदस्य रहो। और 2 होते थे विशेषज्ञ। ये 4 समझ पा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो और 2 विशेषज्ञ होते थे। 4 तो ये 4 अंशकालिक कौन कौन से होते थे? जैसे एससी आयोग हो गया, एससी आयोग हो गया, एसटी आयोग। एससी आयोग फिर लेते थे किसको? ये एसटी आयोग को। और इसके साथ साथ में फिर बोलते थे जो माइनॉरिटीज के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है, बोले तो अल्पसंख्यक आयोग के लिए। और एक होता था जो महिला आयोग था, महिला। 4 यहां से लेते थे अंशकालिक। लेकिन 2019 में संशोधन हुआ। 2019 का संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें क्या बोला गया, अब समझना बात को। 2019 के संशोधन में क्या बोला गया? वहां बोला गया कि ये जो आपके सदस्य हैं, इन 4 में क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, समझना। ये 4 समझ गए पहले के। अगले 4 कौन से भैया? इनको बोला गया था सुप्रीम कोर्ट का एक आपका क्या हो? भूतपूर्व यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो, फॉर्मर क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस रहा हो, एफसीजे, फॉर्मर चीफ जस्टिस। एक बोलते थे कि एक ऐसा हो जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सीजे हो। और 2 होते थे इसमें विशेषज्ञ जिनको मानवाधिकारों का ज्ञान हो। लेकिन इस चीज को क्या किया गया? पहला बदला गया इस 2। अब आज की वर्तमान स्थिति क्या है? तो आज कहा गया है कि 2 विशेषज्ञों की जगह कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। तो एक आदमी तो ये बढ़ा भाई। पहले होते थे 1 के अलावा 8। पहले था 1 + 8 का कॉन्सेप्ट। अब देखना व्यक्ति कैसे कैसे बढ़ाऊंगा मैं इसमें। एक तो 2 विशेषज्ञ जो पहले प्रावधान था उसकी जगह 3 लोग किए गए और 3 लोगों में बोला गया 1 महिला हो। बोलेंगे मेरे साथ, 3 में क्या किया गया? 1 महिला होगी। क्या होगी? 1 महिला होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? 1 महिला होगी तो भैया 1 और बढ़ा दिया इन्होंने महिला को। अब बच्चे बात आई इसमें 4 और कौन कौन बढ़ा दिए? 4 तो 2 की जगह 1 तो ये बढ़ा और 3 कौन बढ़ते हैं? इसमें कमीशन जोड़े गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो चेयरपर्सन होगा वो भी इसका सदस्य होगा। राष्ट्रीय विकलांग आयोग का जो चेयरपर्सन होगा वो भी इसका सदस्य होगा। और राष्ट्रीय बाल अधिकार के लिए जो आयोग है उसका भी जो चेयरपर्सन होगा वो इसका सदस्य होगा। वो इसका सदस्य होगा। क्या बोलेंगे? वो इसका सदस्य होगा। कोई दिक्कत? सर टैलेंट ग्रुप से क्यों निकाला? मैंने निकाले हो क्या बच्चे? क्यों क्यों निकाल लिए? मुझे तो पता नहीं है यार दोस्त, मुझे तो पता नहीं है बच्चा क्यों निकाले हो। कुछ गड़बड़ी की होगी है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अब पता नहीं यार, ये तो मुझे बोलो भैया एक बार बोलेंगे। समझ पा रहे हो क्या बदलाव इन लोगों ने कर दिए? बहुत शानदार, गजब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे, फटाफट पढ़ेंगे। किसी एक देश में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने तथा इनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का NHRI, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? NHRI का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपाल बिल्कुल जरूरी है। प्रिंसिपाल बिल्कुल जरूरी है। कोई दिक्कत दोस्त? वेरी गुड, गजब गजब गजब।
अरे यार अभिषेक भोजियान 4 बढ़ा लिए, छोटे बच्चे क्यों बनते हो तुम हैं? अभिषेक इतने होशियार छात्र होते हुए इतने छोटे बच्चे बनते हो, 4 ही तो बढ़ाए हैं। एक सदस्य 2 की जगह 1 कर लिया और बाकी हमने 3 आयोग जोड़ लिए, 4 सदस्य बढ़ा लिए। अगलू चलो बताओ एनएचआरई का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए वैश्विक गठबंधन, वैश्विक गठबंधन होगा, वैश्विक गठबंधन होगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? मानवाधिकारों के लिए सबसे पहले सम्मेलन हुआ वो किस देश में आयोजित किया गया था? वियना, तेहरान, वॉशिंगटन डीसी या बगदाद में, या बगदाद में? बोलेंगे एक बार। बिल्कुल टू गुड डेविल, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। आगे चलेंगे, आगे चलो एक बार फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर सी आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर सी आ रहा है। आंसर करेंगे दोस्त, कहां किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो प्रथम सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया? तेहरान में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? तेहरान में आयोजित किया गया। कहां किया गया था? तेहरान में। लेकिन वियना का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1993। वियना 1993 में जब यहां मानवाधिकार सम्मेलन को आयोजित किया गया तो यहां यूएन ने, बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त की घोषणा किस वर्ष की थी? मानवाधिकारों के लिए यूएन मानवाधिकार हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त पद की घोषणा किस वर्ष की उन्होंने? 1993 के वियना सम्मेलन में की थी, वियना सम्मेलन में की थी। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है? वैश्विक स्तर पर मतलब अगर हम बात करते हैं बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो घोषणा हुई है मानवाधिकारों की, उनका मतलब लीगल फॉर्मेट क्या है? कैसे बोलेंगे कि लीगल क्या है? तो लीगल क्या है जो मैंने बताया 30 अनुच्छेद, 30 अनुच्छेद, 30 घोषणाएं, तो इसमें लीगल क्या है? तो क्या बोलेंगे? सभी देशों के मूल अधिकारों के अभिन्न अंग, सब देशों के मूल अधिकारों के अभिन्न अंग को शामिल कर लिया? नहीं जी। यूरोपियन संघ का जो प्रस्ताव है वो, अमेरिकी संसद द्वारा प्रस्ताव है वो नहीं, यूएन की महासभा, जनरल असेंबली पढ़ा होगा ना बच्चे आपने, यूएन आप लोग पढ़ चुके होंगे। यूएन का एक पार्ट क्या होता है? महासभा होता है। क्या होता है? महासभा होता है। और महासभा का सामान्य प्रस्ताव क्या बोलते हैं? महासभा का सामान्य प्रस्ताव कौन करता है? इसने ही दिया प्रस्ताव किसका? 30 अनुच्छेदों का, 30 घोषणाओं का, वही इसका वैधानिक स्वरूप है। आगे चलेंगे। मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती, कीर्ति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है कीर्ति भारती? कीर्ति भारती बच्चे वडोदरा, अगर आप लोग पढ़ते होंगे पहले संविधान के गठन में, जैसे कि वडोदरा रियासत थी तो वडोदरा रियासत के दीवान थे इनके पिता। तो जब बाद में क्या हुई, इनके रिश्तेदारों ने इनकी परवरिश की, तो इनके रिश्तेदार इनको अभिशाप मानते थे। किसको? कीर्ति भारती को अभिशाप मानते थे। कहते कि ये लड़की तो बड़ी बेकार है, ये अभिशाप है हमारे घर के लिए। तो बच्चे ये वो लड़के जिसको स्लो पॉइजन भी दिया गया है, धीमा जहर देकर इसको मारने की भी कोशिश की गई, और उसी धीमे जहर के चलते ये क्या हो गई थी? ये आपकी अपंग विकलांगता का शिकार हो गई थी, विकलांगता का शिकार हो गई। बहुत लंबे ऑपरेशन से जूझी और अपना इलाज हुआ, पढ़ भी नहीं पाई, कभी पढ़ भी नहीं पाई, और फिर क्या बनती है? एक्टिविस्ट बनती है। क्या बनती है? एक्टिविस्ट बन जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। क्या बोलेंगे? तो किसके लिए है ये? सर पर मैला ढोने के लिए। किस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई में शामिल है? सिर पर मैला ढोने के लिए। कीर्ति भारती 2 हैं, याद रख लेना, एक कीर्ति भारती आधुनिक भी है, कीर्ति भारती पहली भी है। ये तो पहली वाली तो क्या है, ये तो एक्सपायर हो चुकी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। किसके पर शामिल है? कीर्ति भारती का नाम किसके लिए, किस विवादों के लिए है? ये बाल विवाह के लिए काम करती थी। सिर पर मैला ढोना, ये बाल विवाह के लिए, ये सिर पर मैला ढोने के लिए। किसके लिए? सिर पर मैला ढोने के लिए। बहुत बढ़िया, बोलेंगे आगे। नेक्स्ट, वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं बच्चा, बताएंगे फिर से? डी से डाकू, अच्छा। आगे चलो। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? दिव्यांग यानी कि जो विकलांग हम कहते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। कौन सी संस्था है? यह संस्था पूछ रहा है, संधि पूछ रहा है।
मानवाधिकार संधि कौन सी है, वो ट्रीटी कौन सी है, वो ट्रीटी कौन सी है, वो ट्रीटी कौन सी है? क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ इसमें? सिर पर, अच्छा बाल विवाह भी ऑप्शन में दे रखा है। मैं तो खुद आपको बोल करके बता रहा हूं, बाल विवाह के लिए भी एक काम करती हैं। तो फिर तो दोनों हो गए बच्चे, दोनों हो गए, दोनों बाल विवाह के लिए कृति वृद्धि काम करती हैं। और इन्होंने क्या बोलते हैं कि पिछले ही सेशन में इनकी ही रिपोर्ट में कहा गया था कि इन्होंने 40 बाल विवाहों को रुकवाया है, 40 बाल विवाहों को रुकवाया है पिछले ही वर्ष। और इनके अनुसार क्या कहा गया है, इन्होंने ही यूएन में जाकर के ये बोला, यूएन में जाकर के ये बोला कि जो यूएन को रिपोर्ट भेजी है इन्होंने कि सबसे ज्यादा बाल विवाह के जो मामले हैं 40%, अगर पूरी दुनिया में बाल विवाह के मामलों की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा 40% मामले भारत में, 40% मामले भारत में हैं। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों पर संधि पत्र, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों पर संधि पत्र। बहुत बढ़िया दोस्त, गजब। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? आप थाने में हैं और मानवाधिकार संरक्षण की बात आती है, किसी व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण की बात आती है, तो आप उसे किस प्रकार कार्य करेंगे? बोलेंगे किस प्रकार कार्य करेंगे? बाइलिंगुअल बच्चे मेरी खुद की समझ में नहीं आएगा, मैं बाइलिंगुअल का क्या करूंगा बताओ आप लोग एक बार। सपना चौधरी गुड़िया, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता। क्या बोलेंगे? बहुत होगा, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां है? बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां है? जेनेवा, वियना, हेग या पेरू? जेनेवा। यूएनएचआरसी अभी मैंने आपको बताया था, यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब? 15 मार्च 2006 को, 15 मार्च 2006 को हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चे? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है, जेनेवा में है। और ये जेनेवा कहाँ है? आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कोई दिक्कत? कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इनको बताओ, वियना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। पेरू, पेरू, पेरू देश का नाम है। चलो तुम्हारा टेस्ट है, पेरू देश का नाम है, राजधानी का नाम है? बोलो भाई, पेरू देश का नाम या ये एक कंट्री है या कैपिटल है? मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा की भाषा थी, सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। ये कथन था एलेनोर रूजवेल्ट का, इनका पसंदीदा वाक्यांश था। लेकिन सभी मनुष्य को समान बनाया गया है, इसको बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसको किसने बदल दिया ये बताएंगे। ये इसको किसने बदल दिया? इसको किसने बदल दिया था? तो किसने बदला था इसको? हंसा मेहता ने। किसने बदला था? हंसा मेहता ने बदला। और हंसा मेहता क्या कभी यूएन में भी गई थी? तो बच्चा याद रख लेना, जो मैं यूएनएचआरसी आपको भी बता रहा था, इस यूएनएचआरसी की ये 1950 में उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। 1950 में क्या रह चुकी हैं? ये इसकी उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं? 1950 में ये इसकी उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। अब बच्चे बात आती है कि इन्होंने ये कथन कब दिया था? ये कथन इन्होंने कब दिया? तो ये कथन इन्होंने दिया 1947-48 में, 47-48 में। और ये क्या थी? यूएन में प्रतिनिधि थी। यूएन में उस टाइम क्या थी? प्रतिनिधि थी, क्योंकि ये विदेश ही चली गई थी पढ़ने, तो यूएन में ये प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसी समय इन्होंने एक कथन दिया कि मानव, पुरुष की जगह क्या होना चाहिए? मनुष्यों को होना चाहिए, सभी मनुष्यों वाला कथन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, पेरू देश का नाम है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा? बोलो। बहुत बढ़िया दोस्त, एकदम ठीक आंसर है, एकदम ठीक आंसर है। वेरी गुड। क्या बोलेंगे?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन होगा? उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। और इसी में बच्चे प्रावधान करके क्या किया गया? फिर प्रावधान, अब इसमें ये पुराना क्वेश्चन हो गया जैसे, तो अभी इसको बदला गया। बदल के 2019 के संशोधन क्या कहता है कि कौन व्यक्ति हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जरूरी नहीं है पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, तो वो न्यायाधीश भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? उसके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? हाँ बिल्कुल, वो मैंने आपको भी शुरुआत में ही बताया। अब तो क्या बन सकता है? अब तो क्या बोला गया था पहले प्रश्न को बच्चे ध्यान से देख लेना इसको, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, ये शर्त अब बदल चुकी है 2019 के संशोधन से। वेरी गुड, वो मैं आपको लिखा चुका। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ था? किस तारीख को लागू हुआ था? बोलेंगे किस तारीख को लागू हुआ था? बहुत बढ़िया। नहीं ऐसे नहीं बच्चा, ऐसे नहीं कि जनरली मतलब राष्ट्रपति ऐसे ही हटा देगा, तो मतलब उसके लिए चलती है प्रक्रिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट सिफारिश करता है उसको कि भी ये व्यक्ति हटेंगे, सुप्रीम कोर्ट से प्रोसीजर होकर जाता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1993 को। कब? 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। बहुत बढ़िया। बोलेंगे खालिस्तान को 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला वर्कशॉप में परिभाषित किया गया था। मानव अधिकारों के संवर्धन यानी कि और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर, यानी कि मानव अधिकारों को संरक्षित कैसे किया जाएगा और संरक्षित करने के साथ साथ उनका संवर्धन यानी विकास किस तरह किया जाएगा। ये कहां हुआ? मानव अधिकारों का समर्थन पेरिस सिद्धांत में। क्या वो याद रखेंगे? 1991 में क्या है? पेरिस सिद्धांत। वियना सम्मेलन 1993 भी आप लोगों को याद रखना है। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना कौन करता है? मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सहमति से, और क्या बोलेंगे? राज्यपाल, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। क्या बोलेंगे? राज्य सरकार, जैसे राज्य की बात हुई, अगर इस बात को पूछ रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री दिया हुआ है, राज्यपाल दिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे? राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सहमति से होगी। नेक्स्ट, किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को समन, किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को समन देने के लिए उस व्यक्ति को खालिस्तान नामक अंतरराष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। बच्चे आंसर करेंगे, और पानी देना। आंसर करेंगे दोस्त, फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड, पूरा करना चाहिए। 2 स्टार में हिंदी में पूरा मजा आया। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? हेग सर्विस कन्वेंशन। हेग सर्विस कन्वेंशन, इसमें क्या बोला? किसी अन्य देश में कोई व्यक्ति रह रहा है, समन आप जानते हैं, उस समन को हेग सर्विस कन्वेंशन नामक अंतरराष्ट्रीय समझौते की सभी, तो कौन सी, अगर आप समन कर रहे हैं तो उसके मानवाधिकार संरक्षण यानी उसके अधिकारों के लिए कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? तो वो शर्तें किस में लिखी हुई है? हेग सर्विस कन्वेंशन में लिखी हुई है। हेग सर्विस कन्वेंशन में लिखी हुई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या बोलेंगे? 1945, 2005, 2011, 1978 या 1978? ए 1945, 1945 सब गलत है यार, इतनी देर से बता रहा हूं तुम्हें। संयुक्त राष्ट्र यूएन, आज की क्लास में 3 बार बता दिया। यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स को बोलते हैं मानवाधिकार काउंसिल, मतलब परिषद। काउंसिल मतलब परिषद। स्थापना कब हुई इसकी? 15 मार्च 2006 को हुई थी। अभी तो कितनी बार बता दी। यूएनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2006 में की गई थी। सबके आंसर गलत आ रहे हैं, सब गलत है। ये तो तुम्हारा टेस्ट था, 2 बार आज की क्लास में बताया, क्वेश्चन सामने आ गया, कर नहीं पा रहे हो है? एग्जाम में कैसे करोगे भैया? पेपर में कैसे करोगे? विश्व मानवाधिकार दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं हम लोग, किस वर्ष से मनाते हैं?
किस वर्ष से मनाया जाता है? 1990 से, 1960 से, 1998 से, 1948 से। कब से मनाते हैं? 1948 से। अब दिन बताओ मुझे, आज की ही क्लास में बताया किस दिन से मनाते हैं, किस दिन से हमने इसको मनाना शुरू किया? बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। दिवस यानी कि दिन कौन सा है? वेरी गुड, फटाफट आंसर करेंगे। अगला है, और बच्चे याद रख लेना, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की मैराथन अंकित चौधरी सर कराने वाले हैं। कब? सैटरडे को। इसी सैटरडे को भास्कर सीरीज में एक ही क्लास होगी और उसी एक क्लास में कंप्लीट इकोनॉमिक्स को करा रहे होंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया, कल भी, आज फिर से बता रहा हूं, तो बच्चे आना ना भूलें, आना ना भूलें। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ जी हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है सैटरडे को। बोलेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? बहुत बढ़िया। और तुम इतने कमजोर हो चुके हो, पता है उस दिन मैं भास्कर सीरीज में वो मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ा रहा था। मैं मानता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैंने थम्स अप करवा के देखे बच्चों से, तो 85% बच्चे तो पता कौन से देख रहे थे? जीडी वाले। और यूपीएसआई वाले थे 15%। यूपीएसआई मात्र 15% बच्चा उस क्लास को देख रहा था। समझ रहे हो तुम? तो तुम लोग ये समझते हो कि जीएस तुम्हारा अच्छा पार्ट नहीं है ना? जीएस के लिए कुछ अगर एग्जाम अभी तो नजदीक ही, अगर नजदीक थोड़ा बहुत आगे पीछे जाए तो अभी यूपी कांस्टेबल के लिए 37 क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं जीएस की। आ जाना उसमें लपक के, कुछ पल्ले पड़ जाएगा तुम्हारे। क्या बोलेंगे? 8:43। 8:43 क्या बोलेंगे? 8:43। वेरी गुड। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा में बताया गया है? किस धारा में बताया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा में बताया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। किस में बताया गया? धारा 3 में बताया गया। धारा 3 में। और बच्चे याद रख लेना, जो एक्ट में तुम्हें अगर टारगेट दे रहा हूं, कल फिर से बता देता हूं, यातायात अधिनियम कर रहे होंगे। किसको? यातायात अधिनियम को कर रहे होंगे। और जरूरी नहीं है कि कल 25 ही क्वेश्चन होंगे। कल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चिन्ह है इसमें, तो चिन्ह बहुत आसान होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे चिन्ह करा रहा हूं, बहुत सारे चिन्ह करा रहा हूं, तो बढ़ा भी सकते हैं। आपको ओवरव्यू एक बार चिन्ह की प्रैक्टिस फिर से कराऊंगा, ठीक है ना? कल को 40-50 चिन्ह की प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे रात को, और क्वेश्चन तो कर ही कर रहे होंगे। तो यातायात अधिनियम आपको पढ़ के आना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समिति में कौन कौन शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता है? प्रधानमंत्री होते हैं क्या? प्रधानमंत्री तो समिति के अध्यक्ष ही होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं क्या? हाँ जी होते हैं। विधानसभा में विपक्ष का नेता, राष्ट्रीय की बात है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा दोस्त जब बात होगी राज्य में मानवाधिकार आयोग की बात। तो इस कमेटी में दरअसल में होता कौन कौन है? जैसे प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है क्या? हाँ जी होता है। राज्यसभा का उपसभापति भी होता है क्या? हाँ जी होता है। राज्यसभा विपक्ष का नेता भी होता है। नोट करने ला, राज्यसभा विपक्ष का नेता भी होता है क्या? हाँ जी, राज्यसभा विपक्ष का नेता भी होता है। लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा विपक्ष का नेता भी होता है। लोकसभा विपक्ष का नेता भी इसमें होता है। और जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री भी होता है। लिख लेना, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, जिसके पास वो मंत्रालय होगा, भार साधक मंत्री, ये भी इसका सदस्य रहेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये कौन लोग हैं? ये उस समिति में शामिल है, जो समिति ये बताती है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, और उनकी नियुक्ति के लिए ये समिति और प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत शानदार। इससे पता चलता है कि नियुक्ति के लिए कौन कौन लोग होंगे। बहुत बढ़िया। विधानसभा दोस्त होगी, जब राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग की बात आएगी तब प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री अध्यक्ष हो जाएंगे, लोकसभा की जगह विधानसभा आ जाएगा, और आपका राज्यसभा की जगह आपका क्या आ जाएगा? फिर विधान परिषद। अगर राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद आ जाएगा राज्यसभा की जगह। यह राज्यसभा का उपसभापति है, वहां तो आपका क्या जाएगा? फिर क्या बोलेंगे उसको? विधानसभा नहीं, फिर हम बोलेंगे क्या? विधान परिषद। तब विधान परिषद का उपसभापति आ जाएगा। विधानसभा में विपक्ष का नेता तब आएगा जब राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य व शक्तियां किस धारा में बताए गए हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के शक्तियां एवं कार्य। घिस के आना एकदम क्लास में। अगर एक्ट दे दिया ना जो तुम्हें टारगेट पर, घिस के आना एकदम, कम से कम आधे पौने घंटे उसको पढ़ के आना तुम्हें ढंग से। पढ़ तो पहले भी चुके, फिर से आधे पौने घंटे उसको पढ़ के आओ, घिस के आओ, घिस करके आओ एकदम से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य व शक्तियां किस धारा में बताए गए हैं?
धारा 12 में बताएगी। वेरी गुड, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। 20 में इसकी रिपोर्ट है दोस्त, 20 में इसकी रिपोर्ट है। 20 में क्या, 20 में रिपोर्ट है। रोबोट वाली वीडियो नहीं मिली? रोबोट यार तुम लोग क्या क्या सर्च करते रहते हो। 2011 की वीडियो है, लिखना ILM रोबोटिक्स बाई अरुण कुमार यादव। मेरा दोस्त है अरुण कुमार यादव, और अरुण कुमार यादव मतलब मेरे साथ कॉलेज मेट था मेरा। और अगर मैं बात करूं हमारे कॉलेज वाले ग्रुप में सबसे क्रिएटिव आदमी जो था वो हमारा दोस्त अरुण यादव, ठीक है। और मतलब कॉलेज के बाद ही हमारा यही कंपनी है नोएडा, जैन पैक्ट में सिलेक्शन हुआ था सबका, तो नौकरी में ज्वाइन नहीं कर पाया, तो मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की, अरुण ने नौकरी ज्वाइन की थी मेरे दोस्त ने। मतलब ओवर ब्रिलियंट, ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी के मामले में सभी तरह से बहुत सुंदर, बहुत गजब, बहुत अच्छा लड़का था। और दोस्त फिर क्या हुआ उस बेचारे का, अगर मैं तुम्हें आज की वास्तविक स्थिति बताऊं, कानपुर देहात का रहने वाला दोस्त है हमारा, कानपुर देहात। तो ठीक है, अभी कभी कोई जाता हो उधर जाता हो तो उसको पता भी होगा, मतलब वहाँ आसपास कोई हो तो वो वहाँ जाए और बताए इस बात को कि मैंने ये बात बताई, अब पॉसिबल हो तो। सूर्या होटल पड़ता है उधर, कोई बच्चा जानता हो उधर का हो, सूर्या होटल, जब आप आगरा से वहाँ लखनऊ जाएंगे तो सूर्या होटल के बराबर में उनका मकान, उसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया और पिछले मतलब 2 साल से उसकी याददाश्त नहीं। तो वो वीडियो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर आ जाएगी, ILM रोबोटिक्स बाई अरुण कुमार। उस लड़के ने चश्मे लगा रखे होंगे, वो 2 साल से उसकी याददाश्त नहीं है। तो वो है वीडियो, मतलब हमने पहले मतलब गाड़ी पर काम किया था, एक गाड़ी मतलब सेल्फ डिजाइन गाड़ी जो सेंसर से कंट्रोल होकर के चल चुके 2010। फिर उसके बाद उस प्रोग्राम को क्या किया, बड़ा किया बड़ा किया बड़ा किया, वो बड़ा प्रोजेक्ट है। तो तब तो मतलब यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड करना अपने आप में एक बड़ी बात थी। वो 2011 की वीडियो, 10 साल हो चुके उसको, 10 ईयर एगो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य व शक्तियां किस धारा में बताए गए हैं? धारा 12। किसमें बताए गए हैं? धारा 12 में बताए गए हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग, जो मानवाधिकार आयोग है वो मानवाधिकारों का अतिक्रमण होने पर, मतलब कहीं आपको पता चलता है कि मानवाधिकारों को हानि पहुंचाई जा रही है या उनसे क्या किया जा रहा है, उनके साथ मतलब किसी व्यक्ति के जो अधिकार है वो छीने जा रहे हैं, मानवाधिकारों का अतिक्रमण होने पर कितने समय की समाप्ति के बाद जांच नहीं करेगा। यानी मानवाधिकार आयोग की भी अपनी एक समय सीमा है कि किसी मामले में अतिक्रमण होने पर इतने समय के अंदर वो जांच कर सकता है, जांच कर सकता है। बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, कल क्लास में पढ़ करके आना, पढ़ करके आना दोस्त, बिल्कुल पढ़ करके आना। तो क्या बोलोगे, 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में या 12 माह में? किसमें? 12 माह। किसमें होगा? 12 माह में। तो 1 वर्ष के अंदर ही ये जांच कर सकता है। और बच्चे बताओ स्कोर आप लोगों का कितना रहा, स्कोर कितना रहा? और फिर से मैं आपको बताता हूं, कल हम यातायात अधिनियम के 125 क्वेश्चन, यातायात अधिनियम के, यातायात एक्ट के आपके बच्चे 25 क्वेश्चन, और कम से कम मैं आपको 50 चित्रों को रिवाइज करा रहा हूँ। 50 क्या, सारी ही PDF लेकर के आते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेंगे। सब बच्चों की मदद हो जाएगी, जो नहीं अभी तक जान पाए वो भी जान पाएंगे। क्योंकि बच्चा चिन्ह सीधे सीधे पूछ ले जाता है परीक्षा में कि इस चिन्ह का क्या अर्थ है, और 2.5 नंबर चिन्ह बना रहा है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब। ठीक है दोस्त, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।